अच्छा, अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है सुपर कंडक्टिविटी। सुपर कंडक्टिविटी में ऐसा प्रोसेस जिसमें हम कंडक्शन को सुपर कंडक्टर करवाते हैं। कंडक्शन को सुपर कंडक्टर करवाते हैं। सुपर कंडक्टिविटी क्या होगी कि अगर हम कंडक्शन का प्रोसेस किसके थ्रू करवाएं, सुपर कंडक्टर्स के थ्रू करवाएं, तो तब जो कंडक्टिविटी होगी उसको हम क्या कहेंगे, सुपर कंडक्टिविटी। अब देखो सुपर कंडक्टर्स या सुपर कंडक्टिविटी क्या होगा कि किसी चीज की सुपर हम किसको कहते हैं, किसी चीज की एक तरह से एलिट क्रीम जो फॉर्म होती है टॉप मोस्ट, उसको हम कहते हैं सुपर फॉर्म। तो कंडक्टिविटी की भी जो सबसे टॉप मोस्ट फॉर्म होगी मीन, उसको हम कहेंगे सुपर कंडक्टिविटी। अब सुपर कंडक्टिविटी को आप दूसरी सेंस में कैसे समझ सकते हैं कि जिसमें मतलब अपोजिशन टू रेजिस्टेंस, जो एक तरह से अपोजिशन टू रेजिस्टेंस हम किसको कहते हैं, कंडक्टेंस को, जिसमें कंडक्टेंस मैक्सिमम, कंडक्टेंस क्या मैक्सिमम हो, मीन जो रेजिस्टेंस है वो जीरो हो और कंडक्शन मैक्सिमम, ठीक है, तब उसको हम एक तरह से सुपर कहेंगे कि दैट इज परफेक्ट या टॉप मोस्ट। और सुपर कंडक्टिविटी को जब हम डिस्कस करेंगे तो सुपर कंडक्टिविटी मीन कंडक्शन फॉर सुपर कंडक्टर, और कंडक्शन तो हमने पढ़ी हुई है, इट मींस हमारा पूरा जो मेन फोकस्ड एरिया होगा वो होगा सुपर कंडक्टर्स। असल में सुपर कंडक्टर्स क्या है, अगर हम सुपर कंडक्टर्स के थ्रू कंडक्शन करवाएं तो उनकी कंडक्शन जो सुपर कंडक्टर की कंडक्शन होती है, ठीक है, वो मैक्सिमम होती है, और उनके थ्रू जो कंडक्टिविटी हम करवाते हैं एक तरह से वो भी मैक्सिमम होगी, लाजमी बात, क्योंकि अपोजिशन या रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ चार्जेस वहां जीरो होगी, तो उसको हम कहते हैं सुपर कंडक्टिविटी होती है। लेकिन कंडक्टर्स के बारे में हमने पढ़ा, तो कंडक्टर्स तो हमें पता है कि जिनमें कंडक्शन एज कंपेयर टू सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर मैक्सिमम होती है और इनकी रेजिस्टिविटी कम होती है, कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है। बट इसके साथ सुपर लगने से क्या होगा कि यही क्वालिटीज और थोड़ा फाइन हो, और फाइन होने का क्या मतलब हुआ कि पहले हम कंडक्टर्स पढ़ते थे कि जिनकी रेजिस्टिविटी बहुत कम है एंड कंडक्टिविटी जिनकी बहुत ज्यादा है, तो साथ सुपर लगने से इसकी यही क्वालिटीज और फाइन होगी, ठीक है, और फाइन होने का मतलब है कि रेजिस्टिविटी और डिक्रीज होगी। अगर पहले बहुत कम थी, अब बहुत से भी बहुत कम हो के अप्रॉक्सीमेटली जीरो को अप्रोच करती है, ठीक है, और कंडक्टिविटी पहले बहुत ज्यादा थी, अब अगर रेजिस्टिविटी जीरो होगी तो कंडक्टिविटी एक तरह से इनफाइनाइट, बात समझ गए ना। बट फिजिक्स में जीरो और इंफिनिटी एग्जिस्ट नहीं करती, ये सिर्फ मैथमेटिकल टर्म्स है, बट इन टर्म से हम किसी मैक्सिमम चीज को फिजिक्स में बताते हैं। जीरो का मतलब बिल्कुल भी नहीं, 0.0000000 समथिंग लाइक के बहुत ही लो, और इंफिनिटी का मतलब बहुत हाई, ठीक है, बट एक्चुअल जीरो और एक्चुअल इनफाइनाइट सच फिनोमेना जो फिजिक्स में फिजिकल इस तरह के इवेंट नहीं होते जिनमें किसी की वैल्यू एक्चुअली मीन रेजिस्टिविटी जीरो हो जाए और कंडक्टिविटी एक्चुअली इनफाइनाइट हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं। क्लियर है? तो इसका मतलब है कि सुपर कंडक्टर्स क्या होंगे कि अगर हम कंडक्टर्स की रेजिस्टिविटी किसी वजह से जीरो कर दें और उनकी कंडक्टिविटी मैक्सिमम वैल्यू को अप्रोच कर जाए तो वो कंडक्टर्स क्या बन जाएंगे, सुपर कंडक्टर। वो क्या बन जाएंगे, सुपर कंडक्टर्स। बात समझ गए? अब इसको बहुत से वे से आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि एक तरह से हम मोस्टली जब सुपर कंडक्टर को डिस्कस करते हैं तो इनके अंदर जो डायमैग्नेटिक इफेक्ट है वो डिस्कस करते हैं, ठीक है, बट चूंकि ये टॉपिक उन्होंने मैग्नेटिज्म के टॉपिक से पहले दिया हुआ बुक में, तो इसलिए हम डायमैग्नेटिक के ऊपर आज ज्यादा जोर नहीं मारेंगे क्योंकि वो टॉपिक अभी नेक्स्ट है, वो आपने ठीक पढ़ा।
आज मेन जो फोकस हम करेंगे एरिया पे रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी की तरफ, ठीक है। अब पहले हम क्या पढ़ते थे कि अगर हम कंडक्टर्स मीन मेटल्स, ठीक है, मेटल्स हम लेते थे, हम कहते थे कि मेटल की अगर टेम्परेचर लो होगा तो इनकी रेजिस्टिविटी लो होगी। क्यों? क्योंकि जो रेजिस्टिविटी टेम्परेचर लो होने पे लो का क्या मतलब हुआ कि that characteristic is due to collision of electrons with lattice sites mean are with atoms, ठीक है। तो उनकी collision electrons की होगी due to vibration of atoms और vibration of जो चार्ज बैरियर है उनकी वाइब्रेशन की वजह से, ठीक है। जितनी ज्यादा एटॉमिक वाइब्रेशन होगी कोलिजन के इतने ज्यादा चांसेस होंगे और एनर्जी लॉसेस टेक प्लेस होंगे, मीन फ्लो इजीली नहीं हो पाएगा इलेक्ट्रॉन का, तो हम कहते थे उसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा है। अब अगर टेंपरेचर रिड्यूस करूं तो टेंपरेचर कम करने से हम कहते थे कि जो लेटेस्ट वाइब्रेशन है एटम्स की, ठीक है, और थर्मल एनर्जी की वजह से जो इलेक्ट्रॉन की कोलिजन मतलब कोलिजन रेट बढ़ जाता है, वो अब क्या हो रहा है डिक्रीज। अब लेटेस्ट वाइब्रेशन की क्या हो रही है डिक्रीज, तो टारगेटिंग एरिया टू गेन कमिंग इलेक्ट्रॉन क्या होना स्टार्ट हो जाएगा डिक्रीज, तो हम कहेंगे रेजिस्टिविटी अब क्या होगी डिक्रीज, क्योंकि कोलिजन रेट डिक्रीज हो गया, एनर्जी लॉस डिक्रीज हो गई, तो एक तरह से अपोजिशन टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कम हो, तो रेजिस्टिविटी क्या होगी डिक्रीज। किस टेंपरेचर पे लो, but low temperature doesn't mean that at absolute zero, low temperature mean कि आप कंसीडर अगर टेंपरेचर कितना होता था रूम टेंपरेचर या थोड़ा सा बहुत ज्यादा हाई टेंपरेचर, ठीक है, जब बहुत ज्यादा हाई टेंपरेचर हम करते हैं तो फिर अगेन रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है, जिस तरह आपने फिलामेंट के एग्जांपल पढ़ी है, बाकी भी तमाम वायर्स में से कि अगर बहुत ज्यादा आप वाइस फ्राई करें तो एक ऐसा भी टाइम आता है टेंपरेचर के बढ़ने से आग भी लग सकती है, इतनी ऑपोजिशन ज्यादा हो सकती है। क्यों? क्योंकि टेंपरेचर जितना हाई करेंगे तो लेटेस्ट वाइब्रेशन इतनी ज्यादा हो और हाइड्रेस इफेक्ट इतना बढ़ जाएगा, कूलिंग ज्यादा होगी और एनर्जी लॉस ज्यादा होगी और हमें जो आउटपुट मिलेगा मीन करंट डिक्रीज करेगा, क्लियर। लेकिन फिर साइंटिस्ट ये सोचने लगे अगर टेंपरेचर के रिड्यूस करने से हमारे पास जो लेटेस्ट वाइब्रेशन है वो कम हो, तो क्यों ना हम इस लेटेस्ट वाइब्रेशन को बिल्कुल जीरो कर दें। बात समझ रहे हैं ना? अगर जो थर्मल वाइब्रेशन है इलेक्ट्रॉन्स की या लेटेस्ट वाइब्रेशन है थर्मल एनर्जी की वजह से एटम्स की, उनको हम इतना टेंपरेचर रिड्यूस कर देंगे वो हो जाएगी ऑलमोस्ट जीरो, ऑलमोस्ट, ठीक है, नॉट एग्जैक्ट। तो फिर क्या हो जाएगा अपोजिशन इफेक्ट कम होना चाहिए, और अगर ऑलमोस्ट थर्मल जो वाइब्रेशन वगैरह है वो अगर जीरो हो जाए तो फिर रेजिस्टिविटी को जीरो हो जाना चाहिए, क्योंकि हाइड्रेस इफेक्ट जीरो हो जाएगा। बात समझ गए? फिर इससे वर्क स्टार्ट किया साइंटिस्ट जितनी भी थे, और सडनली एक तरह से हमने एक और चीज भी पढ़ी हुई है सुपर फ्लूइड, सुपर फ्लूइडिटी, जिस तरह सुपर कंडक्टर्स इस तरह क्या है सुपर फ्लूइडिटी। तो एक साइंटिस्ट था हमारे पास कैमरलिन ऑनिस, इसने इस पे वर्क किया कैमरलिन ऑनिस, अल्दो somehow इसने कुछ रिसर्च में ये लिखाते हैं कि जो सबसे पहले इसने सुपर फ्लूइड बनाया 1908 में, इसने सुपर फ्लूइड बना के नोबेल प्राइज भी हासिल किया था और हीलियम को इसने फ्लूइड में चेंज किया। किसको? हनी को? हीलियम को, ठीक है, और हीलियम का सुपर फ्लूइड इसने तैयार किया था एट 4.2 केल्विन, और उस फ्लूइड का टेंपरेचर कितना था हीलियम जब लिक्विफाई हो गई 4.2 केल्विन पे इसने ये सुपर फ्लूइड तैयार किया, और इसको नोबेल प्राइज मिला जब इसने सुपर फ्लूइड बनाया हीलियम का, हीलियम गैस को एक तरह से फ्लूइड में चेंज कर दिया, ठीक है, बट टू मच स्मॉल टेंपरेचर इसने अटेन किया, उससे इससे कम टेंपरेचर उस वक्त पॉसिबल नहीं था। मिनिमम अटेनेबल जो टेंपरेचर था वो 4.2 केल्विन, और जो किसका था
ये हीलियम का है, लिक्विड हीलियम। क्लियर है? अब जो अगला काम इसमें इसी ही सुपर फ्लूइडिटी के बाद सुपर कंडक्टिविटी की तरफ गया और सुपर कंडक्टर्स को डिस्कवर किया, बट दैट इज समथिंग लक ऑन इस, कि वो इसकी एक तरह से आप लक समझ लो, या फिर बस इसी ही की वजह से ये सुपर कंडक्टर्स डिस्कवर होनी थी, तो ऐसा हो गया। आप इसको ये मान लो कि एक चीज जो सुपर कंडक्टर्स में चेंज होनी है उसका भी टेम्परेचर वही है जो बॉइलिंग पॉइंट है लिक्विड हीलियम का। अगर उसे एक थोड़ा सा भी ऊपर उस सुपर कंडक्टर का टेम्परेचर होता ना 4.2 केल्विन से, तो वो सुपर कंडक्टर ना बात समझ। एग्जैक्टली जो मिनिमम अटेनेबल टेम्परेचर था उस वक्त 4.2 केल्विन, राउंड अबाउट इसी ही टेम्परेचर पे उसकी सुपर कंडक्टर भी डिस्कवर। अगर उसके टेम्परेचर से थोड़ा सा हायर होता है, हायर होने का मतलब इन टर्म्स ऑफ 4.2 केल्विन पे वो सुपर कंडक्टर बना, ठीक है। अगर उसका 4.3 केल्विन होता सुपर कंडक्टर, तो वो सुपर कंडक्टर ना, फिर प्रॉब्लम बन जाए, मैं फिर सुपर कंडक्टिविटी अभी तक डिस्कवर नहीं होगी। लेकिन बाय चांस कि जो टेम्परेचर हीलियम का था, लिक्विड हीलियम का, उसी ही टेम्परेचर पे वही क्रिटिकल टेम्परेचर था, या फेज एक तरह स्पेस ट्रांजिशन भी यहां होती है, ठीक है। टेम्परेचर था किसका? मरकरी, जो फर्स्ट टाइम सुपर कंडक्टर के तौर पे सामने, ठीक है। मतलब एट द वर्ज ऑफ दिस 4.2 केल्विन, इसी ही पे उसने सुपर कंडक्टिविटी शो, ठीक है। ये एक समझ लो गुड लक थी कैमलिंग ऑन इसकी, कि इसी टेम्परेचर पे उसने दो चीजें डिस्कवर की और डबल नोबेल प्राइज मिली। सुपर कंडक्टर्स ने 1911 में जाकर डिस्कवर किया और 1913 में इसको नोबेल प्राइज अगेन मिली, डबल नोबेल प्राइज। हाँ जी, सुपर फ्लूइडिटी की वजह से भी और सुपर कंडक्टिविटी की वजह से। इसने क्या किया कि हमारे पास जो ग्राफ आता था अगर हम मेटल्स का देखें, तो मेटल्स के बारे में तो हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। इस तरफ रेजिस्टिविटी रखा, मेटल्स की इस तरफ टेम्परेचर रखा, तो हम क्या कहते थे कि एट मच हायर टेम्परेचर रेजिस्टिविटी एंड टेम्परेचर आर लीनियरली डिपेंडेंट विद ईच अदर। मच हायर टेम्परेचर पे वो दोनों एक दूसरे के साथ कैसे होती, लीनियरली डिपेंडेंट होती। तो जितना टेम्परेचर बढ़ेगा इतनी रेजिस्टेंस इंक्रीज होगी, और एक स्ट्रेट लाइन मच हायर, ये किस पे हमारे पास होता था हायर टेम्परेचर, क्या हायर टेम्परेचर पे रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर लीनियरली, कि जितना टेम्परेचर बढ़ेगा उतनी रेजिस्टिविटी बढ़ेगी। क्लियर? इससे थोड़ा सा जब हम नीचे आते हैं, जब फोनानिक वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाती है, तो उस रीजन में जो रेजिस्टिविटी होती है दैट इज T पावर 5 टेम्परेचर, ठीक है। ये इंटरमीडिएट टेम्परेचर, ये मच हायर है, ठीक है। और इस रीजन में रेजिस्टिविटी टेम्परेचर की पावर 5 पे डिपेंड कर रही होती है। T पावर 5 और रेजिस्टिविटी आपस में डायरेक्टली लिंक्ड है। लेकिन इसके बाद में क्या होता है, लाइक इस रीजन को मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूं, ठीक, ये समझ लो कि T पावर 5 टेम्परेचर डिपेंडेंट है। और इसके बाद क्या होता है कि टेम्परेचर और रेजिस्टिविटी कांस्टेंट हो जाता है। ये क्या वैल्यू शो कर रही है कि टेम्परेचर के ज्यादा होने से रेजिस्टिविटी नहीं बढ़ेगी, बात समझ गए? और ये कांस्टेंट रेजिस्टिविटी किस वजह से आती है, ये तो फोनानिक वाइब्रेशन वगैरह की वजह से आती है। कि फोनानिक के पूरे लैटिस के अंदर जो एरेज की फॉर्म में एटम्स एक दूसरे जुड़े होते हैं वो सारे बनते हैं, ठीक है। और एक फोनानिक वेव निकलती है, जिस तरह हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलती है ना चार्ज के एक्सेलरेट करने से, ऐसी लैटिस साइड के वाइब्रेट करने से एक वेव बनती है, इसको फोनानिक वेव कहते हैं, ठीक है। तो ये वाइब्रेशन फोनानिक वाइब्रेशन हुआ और उसकी वजह से ये रेजिस्टिविटी बढ़ती है, ठीक है। लेकिन ये जो कांस्टेंट रेजिस्टिविटी है कि टेंपरेचर के बढ़ने से इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ये किस वजह से होती है? हाँ, कि जो हमारे पास कंडक्टर है उसमें इंप्योरिटीज की वजह से,
ये कांस्टेंट किस वजह से होती है? इम्प्योरिटीज की वजह से। ठीक है, पहले हम यहां तक जाएंगे क्योंकि हम मच लेस टेम्परेचर इस टेम्परेचर पे आ नहीं सकते थे क्योंकि ये हमारे पास था ये तो 1908 में जाकर पता चला। ठीक है, अब पहले हम ये पढ़ते थे कि मच हाई टेम्परेचर पे टेम्परेचर और रेजिस्टिविटी एक दूसरे का डायरेक्टली लिंक होगी कंडक्टर की। फिर फोटोनिक वाइब्रेशन की वजह से इंटरमीडिएट पे T⁵ और उसके बाद एक रीजन ऐसा आएगा जिसमें टेम्परेचर के इंक्रीज होने से रेजिस्टिविटी पे कोई फर्क नहीं। That region is due to impurities in that conductor or that is constant resistivity. उस टेम्परेचर पे रेजिस्टिविटी क्या होती है? कांस्टेंट। ठीक है, अब हाँ बेटा इस साइड पे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है ना, इस साइड पे रेजिस्टिविटी क्या यहां से टेम्परेचर बढ़ रहा है तो रेजिस्टिविटी में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। रेजिस्टिविटी जितनी थी इतनी ही है इस पॉइंट तक लेट्स को, तो यहां से यहां तक टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टिविटी में कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। रेजिस्टिविटी स्टिल रिमेन कांस्टेंट। दैट मींस कि ये वाली रेजिस्टिविटी जो टेम्परेचर की इंडिपेंडेंट आ रही है दैट इज ड्यू टू इंप्योरिटीज इन दैट कंडक्टर। उसके बाद मजीद टेम्परेचर बढ़ाओ तो T⁵ से रेजिस्टिविटी वेरी करेगी ड्यू टू फोटोनिक वाइब्रेशन एटसेट्रा। उसके बाद मजीद बढ़ाओ तो मच हायर टेम्परेचर पे इस रीजन में रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर क्या हो जाएंगे? एक दूसरे के लीनियर। ठीक है, ये आ गया लीनियर डिपेंडेंसी ऑफ टेम्परेचर ऑफ रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर, लीनियर डिपेंडेंसी। ठीक है, मच हायर टेम्परेचर। अब ये चीज हम पहले से जानते थे, ये चीज हम पहले से जानते थे। लाइक जैसे कॉपर को देख लो 10⁻⁻8 या -9 कॉपर एल्यूमिनियम वगैरह इनकी रेजिस्टिविटी लाई करती है 10⁻⁻8 और -9 ओम मीटर इनकी रेजिस्टिविटी है। ठीक है, अब टेम्परेचर बढ़ाओ तो बढ़ेगी, ये कांस्टेंट वैल्यू इतनी ऑलमोस्ट 10⁻⁻8 ना कितनी सबकी पाई जाती है। सबसे लोवेस्ट किसकी पाई जाती है? सबसे कम रेजिस्टिविटी सिल्वर की होती है। रेजिस्टिविटी जो हम मोस्टली यूज करते थे उस वक्त कंप्यूटर्स वगैरह में ताकि हम फास्ट कंप्यूटर चिप बना सके। ठीक है, अब पहले बड़ी है, पहले कांस्टेंट रही है, बढ़ गई। हाँ अच्छा, यहां तक टेम्परेचर का मतलब वो रीजन जिसमें टेम्परेचर का इफेक्ट रेजिस्टिविटी में होता है दैट इज कांस्टेंट वैल्यू इफ दैट रेजिस्टिविटी इज ड्यू टू इंप्योरिटीज और उसके बाद फिर ये आएगा। लेकिन जो ये वाला जब काम ये देखा गया कि टेम्परेचर के कम करने से हमारे पास रेजिस्टिविटी कम हो, ऐसा ही देखा गया। कैमलिन ऑनेस्टली भी ऐसा ही देखा कि कम होगी। लेकिन एक सर्टेन टेम्परेचर पे जब वो पहुंचा लाइक वो ये वर्क कर रहा था सबसे पहले मरकरी, किसका कर रहा था? मरकरी। उसने मरकरी का टेम्परेचर कम किया तो कम होती, ठीक है, क्योंकि मरकरी लिक्विड फॉर्म में पाई जा रही और इस रेजिस्टिविटी कम होते इसने जो ही मरकरी का टेम्परेचर 4.2 केल्विन किया, 4.2 केल्विन विद हेल्प ऑफ लिक्विड हीलियम। तो और इस रेजिस्टिविटी क्या होगी? यहां आ गई मतलब 0। इस लाइन पे रेजिस्टिविटी क्या मतलब? 0। क्या रेजिस्टिविटी इसकी 0 को अप्रोच करेगी डायरेक्ट। बात समझे? क्या 4.2 केल्विन पे मरकरी की रेजिस्टिविटी 0 को अप्रोच करेगी और 4.2 केल्विन ही उसके पास मिनिमम अटेनेबल उस वक्त टेंपरेचर था जो कि मरकरी का बॉइलिंग पॉइंट, लिक्विड हीलियम का बॉइलिंग पॉइंट। इससे थोड़ी उसकी हायर होती ना कि हायर थोड़ा सा हायर टेंपरेचर पे इसने सुपर कंडक्टर बनना होता तो फिर मैं अभी तक ये सुपर कंडक्टिविटी का इफेक्ट हमारे लिए रिवील ना हो।
बट ऐसा होना था उसमें लग में था या उसमें गुड लग अभी की मिनिमम टेंपरेचर लिमिट क्या है के अभी 1.8 somehow Kelvin जीरो 1 Kelvin Kelvin 0 Kelvin स्पेस तो स्पेस भी नहीं वो तो फिर डार्क मैटर को बात ला हो जाएगी बट अभी तक जो अचीवेबल टेम्परेचर है लैब्स में ठीक है ये एटमॉस्फेयर में तो पॉसिबल ही नहीं है इतना कम टेम्परेचर बट लैब्स में ठीक अप टू 1.8 तक तो गए हुए हैं 1 केल्विन तक भी गए हुए हैं मैं भी मतलब हम लैब्स में इतनी लो टेम्परेचर पे जाने का तो कोई फायदा नहीं है ना हमने ऐसी डिवाइसेस बनाई जो रूम टेम्परेचर पे सुपर करेंगे क्योंकि हमारी जो सारी अप्लायंसेस है वो कितनी टेम्परेचर पे चल रही है रूम टेम्परेचर ठीक है अब इतनी लोअर टेम्परेचर पे बनाने का भी कोई फायदा अल्दो ये हमें एक तरह से हमारे पास एक नया एस्पेक्ट ओपन हो गया नई डोमेन ओपन हो गई किस फिजिक्स की ठीक है मटेरियल फिजिक्स की उससे पहले इस चीज का हमें नहीं पता था कुछ जानते ही नहीं थे कि एनर्जी के लॉस बगैर आप कोई काम कर सकते 100% एफिशिएंसी के साथ तो बट ये जब सारी चीज पता चली तो फिर एक नई डोमेन ओपन हुई और सबसे ज्यादा रिवर्स इससे ठीक है कि ऐसे सुपर कंडक्टर्स बनाए जाए जो रूम टेम्परेचर का वर्क करें जिनको हम फिर प्रैक्टिकली अपनी पर्पसेस के लिए यूज भी करें और उसी पे डिफरेंट वे से वर्क हो अब सबसे पहले ये जो मर्क्यूरी है इसने 4.2 केल्विन पे क्या शो किया अपनी रेजिस्टिविटी जीरो शो तो हम कहने लगे कि ये बन सुपर कंडक्टर क्योंकि अब ये एनर्जी को लूज किए बिना ये फुल एफिशिएंसी के साथ वर्क कर सकते बात समझ गए कि इसकी रेजिस्टिविटी क्या है जीरो तो इसके अंदर एनर्जी लॉस ड्यू टू रेजिस्टिविटी क्या होंगे जीरो फिर डिफरेंट ऑर्डिनेटर्स पे इसी तरह वर्क किया गया तो ये देखा गया कि जो हमारे पास एक और चीज भी इसमें स्टार्टशिप थी वो मैं आपको बताता हूँ लाइक इस तरह एल्यूमिनियम को जब देखा गया एल्यूमिनियम हमारे पास इससे भी लोअर टेम्परेचर पे जाके क्या बना सुपर कंडक्टर एल्यूमिनियम और ये ऑलमोस्ट 1.8 केल्विन पे जाता है इसी तरह टीम टीम को अगर हम देखें तो वो किस टेम्परेचर पे जाके सुपर कंडक्टर बनी ऑलमोस्ट 3.2 केल्विन पे ठीक है एंड अच्छा तो अब इसके बाद जब मीन के हीलियम की मदद से हमने डिफरेंट एटम्स को लिया और उनको डिफरेंट टेम्परेचर पे कूल करने की कोशिश की और उसके बाद देखा कि एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे जाके उनकी रेजिस्टिविटी शूट टू जीरो हो जाती है ठीक है और वो टेम्परेचर जिसमें किसी भी कंडक्टर की रेजिस्टिविटी जीरो को अप्रोच करती है उसको हमने क्या नाम दिया ट्रांजिशन टेम्परेचर या क्रिटिकल टेम्परेचर ठीक है तो उसको हमने टीसी से शो किया टीसी critical or transition temperature या phase transition भी आप कह सकते हैं but phase transition is not in that sense like crystallographic phase transition or arrangement के लिहाज से कोई change आया होगा ऐसा नहीं but phase transition का यहाँ क्या मतलब है कि एक तरह से नॉर्मल मेटालिक बिहेवियर दैट इज नॉर्मल कंडक्टर से कहाँ चले गए सुपर कंडक्टर ठीक है उस वजह से हम इसको क्या कहते हैं फेज ट्रांजिशन टेम्परेचर ठीक है या क्रिटिकल टेम्परेचर या सिंपल ट्रांजिशन टेम्परेचर अब उसके बाद जब डिफरेंट हमारे पास जो मेटल्स में कुछ एक्साइड्स लाइक एलाई की फॉर्म में और कुछ इसी तरह कंपाउंड की फॉर्म में डिफरेंट हमने एक्सपेरिमेंट किए और उनकी रेजिस्टिविटी को आपने देखा कि कहाँ तक ये किस टेम्परेचर पे जाके जीरो को ड्रॉप करती क्यों क्योंकि हमारा मेन फोकस एरिया ये है कि हम ऐसे एलिमेंट देख लें जिनका मतलब मैक्सिमम टेम्परेचर ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर पे वो रेजिस्टिविटी जीरो दी ताकि हम उसको प्रैक्टिकली जितनी भी हमारी एप्लीकेशन है उनमें अप्लाई कर सकें ठीक है बात समझ में like 0.4.2 Kelvin that is too low to use but higher room temperature पे है या room temperature थोड़ा कम but
बट अभी कुछ ऐसी मतलब जो कंपाउंड है वो कुछ ऐसे डिस्कवर हो चुकी है जो हायर टेम्परेचर पे भी रेजिस्टिविटी जीरो दे रहे हैं। although एलिमेंट ऐसे कोई अभी तक डिस्कवर नहीं। एलिमेंट में आप देख लो कि लाइक हमारे पास लेड को जब कूल किया गया तो ये 7.2 केल्विन पे जाके क्या दे जीरो रेजिस्टिविटी। ठीक है, ये जीरो रेजिस्टिविटी दे रहा है मर्क्यूरी 4 पॉइंट और ये एल्यूमिनियम 1 पॉइंट। बट ये देखो जो हमारे पास लेड है दैट इज नॉट एज अ गुड कंडक्टर, इसको गुड कंडक्टर नहीं समझा जाता। बात समझ रहे हैं, जैसे कॉपर एल्यूमिनियम एक्सेट्रा। बट ये सुपर कंडक्टर उन गुड कंडक्टर से हायर टेम्परेचर पे बन रहा है। मीन क्या है, सुपर कंडक्टिविटी का इसके अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक है किसी की वो गुड कंडक्टर्स की निस्बत ज्यादा है। बात समझ लीजिए, देखो एल्यूमिनियम 3.2 केल्विन पे जाता है, बट ये 7.2 केल्विन पे सुपर कंडक्टर बन रहा है। ठीक है, लेट अब जो हम ये अगर देखें कि कंडक्टिविटी को सुपर कंडक्टिविटी से मैच करवाएं कि गुड कंडक्टर ऑलवेज बिहेव एज अ गुड सुपर कंडक्टर, तो ऐसा नहीं बात हमें है ना, क्योंकि लेड हमारे पास गुड कंडक्टर नहीं, बट ये गुड कंडक्टर से सुपर कंडक्टिविटी हाई टेम्परेचर पे सुपर कंडक्टर बन रहे हैं। मीन के ये सुपर कंडक्टिविटी इसमें ज्यादा है एज कंपेयर टू गुड कंडक्टर्स। तो फिर ये केस हमेशा नहीं हो सकता कि हमेशा कंडक्टर ही गुड कंडक्टर ही गुड सुपर कंडक्टर उनके ऐसा नहीं। क्लियर? इसी तरह फिर हम कुछ और सेलेनिक भी यूज करते हैं हाँ सुपर कंडक्टिविटी में। किस में सुपर कंडक्टर, ये तो सारे सुपर कंडक्टर बन चुके हैं ना, इस टेम्परेचर पे ये बनते हैं। ये हर एक अपना अपना क्रिटिकल टेम्परेचर है या ट्रांजिशन टेम्परेचर, ठीक। बट इनको कहाँ यूज करें हम? प्रैक्टिकली तो कोई हमारे पास ऐसी डिवाइस नहीं है जो इतने लो टेम्परेचर पे बने करे। क्लियर? इसलिए हम इनको यूज तो नहीं कर सकते। अब फिर हमने कुछ कंपाउंड देखे, डिफरेंट कंपाउंड बनाए गए और उनके डिफरेंट जो क्रिटिकल टेम्परेचर है जिन पे वो जीरो रेजिस्टिविटी दे वो देखेंगे। बट हायर जो आपके पास कुछ है दो को मैं डिस्कस कर लेता हूँ। लाइक हमारे पास है बनाया गया मरकरी, बेरियम, कैल्शियम, कॉपर, एक्साइड, 5 एलिमेंट के मिलने से कंपाउंड। लाइक ये एक्साइड सुपर कंडक्टर और 1980s में ऑलमोस्ट 1980s का मतलब क्या है कि 1980s के बाद ये बात, ठीक है, उस दौरान इनका वर्क हुआ और 1911 का और 1980s का इतने सालों बाद जाके हमें ये पता चला कि 135 केल्विन पे ऑलमोस्ट 135 केल्विन इसका क्या है क्रिटिकल या ट्रांजिशन टेम्परेचर, जिस पे ये किस में चेंज हो जाता है एक्साइड सुपर कंडक्टर बन जाता है। इनको एक्साइड सुपर कंडक्टर क्यों कहते हैं? ये एक तरह से जो लाइन एक्साइड की फॉर्म। इसी तरह हमारे पास एक और भी एक्साइड सुपर कंडक्टर की मैं बात कर लेता हूँ, जो आपकी बुक में भी आई थिंक सो मेंशन होगा। ठीक है, येट्रियम, बेरियम, कॉपर, ऑक्साइड। ठीक है, ये हमारे पास 4 एलिमेंट के मिलने से बनता है, येट्रियम, बेरियम, कॉपर, ऑक्साइड और ये 5। और इसका टेम्परेचर राउंड अबाउट जहां तक नहीं पड़ा है 90 केल्विन पे राउंड अबाउट ये बन जाता है। बट आपकी बुक में उन्होंने लिखा होगा 163 केल्विन। ठीक है, यू हैव टू चेक इट कि इसका ओरिजिनल क्रिटिकल टेम्परेचर कितने हैं। मैंने जो पढ़ा हुआ है वो ऑलमोस्ट के येट्रियम, बेरियम, कॉपर, ऑक्साइड 90 केल्विन पे इसका राउंड अबाउट क्रिटिकल टेम्परेचर 90, लेकिन आपकी बुक में उन्होंने क्या लिखा हुआ है 163 केल्विन। ठीक है, हाईएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर एट व्हिच एनी कंपाउंड शोज सुपर कंडक्टिविटी। ठीक है, और यू हैव टू चेक। ठीक है, अब ये वाले सारे जो सुपर कंडक्टर्स जिनका क्रिटिकल टेम्परेचर ग्रेटर देन 77 केल्विन होता है, 77 केल्विन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड नाइट्रोजन को। बात समझ रहे हैं ना कि
77 केल्विन तक हम किसी चीज का टेम्परेचर ला सकते हैं विद हेल्प ऑफ लिक्विड नाइट्रोजन, और 4.2 केल्विन या इससे लेस टेम्परेचर हम किसी बॉडी का कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ लिक्विड हीलियम। तो ये हाई टेम्परेचर पे जो हमारे पास बन रहे हैं सुपर कंडक्टर, उनके लिए हम विद हेल्प ऑफ नाइट्रोजन उनका टेम्परेचर हम डिक्रीज कर सकते हैं। बात समझ नहीं? और इनको हम हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स कहते हैं। सपोज करो इस रूम का टेम्परेचर अभी क्या है 10 डिग्री 10 डिग्री, ठीक है, और इसके अंदर जो बॉडीज रखी हुई तो कुछ टाइम बाद उनका भी टेम्परेचर कितना हो जाएगा 10 डिग्री। बात समझ नहीं ना? मतलब ये हेल्प ऑफ दिस, ठीक है। अब कोई भी बॉडी इसके अंदर हम रखेंगे, हमारा इंटरनल तो टेम्परेचर वो समथिंग कुछ और है, बट जो बॉडी हम इसके अंदर सपोज ये चेयर है, ठीक है, कोई भी बॉडी और हमने रखी हुई है, वो टेम्परेचर एक तरह से अगर इनका आपस में मैच नहीं करता तो वो जो थर्मोडायनामिक लॉ है उसके अकॉर्डिंग टेम्परेचर एक्सचेंज होगा और फाइनली सेम टेम्परेचर पे बॉडी जाएगी। क्लियर है? तो इस थर्मोडायनामिक लॉ की मदद से हम लिक्विड हीलियम या लिक्विड नाइट्रोजन से बॉडीज का टेम्परेचर रिड्यूस कर सकते हैं। बट क्योंकि ये मिक्सिंग ये हायर टेम्परेचर है एज कंपेयर टू लिक्विड हीलियम का जो बॉइलिंग पॉइंट है उससे तो बहुत हाई है, इसलिए इस रेंज से हायर टेम्परेचर पे जो भी कंडक्टर्स सुपर कंडक्टर में चेंज हो जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर। वो एज है हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर कंसीडर किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि as compared to this 1.8 Kelvin 4.2 7 point something वो बहुत हाई टेम्परेचर पे फिर बन रही है। और अभी इस पे रिसर्च स्टार्ट है कि ऐसे सुपर कंडक्टर डिस्कवर किए जाए जिनको हम रूम टेम्परेचर पे भी यूज कर सके, इस्तेमाल कर सके, और इनके बहुत ज्यादा बेनिफिट्स इनके बहुत ज्यादा हैं। लाइक आप इसकी एक दो चीजें हम देख लेते हैं। यूज करते हैं जो सुपर कंडक्टर करते हैं, तो हीलियम ऐसा क्या करती है सर, उनकी रेजिस्टिविटी काम कर देती है, हीलियम की अपनी तो अलग है। और हीलियम कुछ नहीं करती, हीलियम की मदद से हम उनका टेम्परेचर रिड्यूस कैसे? ठीक है, जैसे अभी रूम में आप बैठे फ्रीजर के अंदर हम कुछ चीज रखती उसके अंदर हीट ट्रांसफर हो जाती है, तो जाहिर सी बात है जो लिक्विड हीलियम है, लिक्विड हीलियम इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड, उसका टेम्परेचर उसके अंदर जो भी चीज हम रखेंगे तो उसका टेम्परेचर तो रिड्यूस होगा ना। तो टेम्परेचर हीलियम की मदद से हम सिर्फ टेम्परेचर रिड्यूस करें, ठीक है। जैसे आप फ्रीजर के अंदर कोई चीज रखते हैं तो वो टेम्परेचर रिड्यूस करते हैं, फ्रीजर अब उसकी रेजिस्टिविटी तो कम ज्यादा नहीं करता, ठीक। टेम्परेचर जब हम रिड्यूस करते हैं तो लेटेस्ट वाइब्रेशन या जो फोनोनिक वाइब्रेशन है वो ऑलमोस्ट लोएस्ट टेम्परेचर पे आकर से बिल्कुल कम हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से इंटरेस्ट का इफेक्ट खत्म हो जाता है और रेजिस्टिविटी जीरो हो जाती है, ठीक है। बट ऐसा नहीं है कि हीलियम भी कुछ ऐसा सर हमने क्या मैंने क्या हीलियम में यूज करते हैं, जैसे हम सिल्वर नहीं एडिशन ही करते वो भी है हीलियम का टेम्परेचर। अब जो आपके पास एप्लीकेशन आ जाती है तो जो हमारे पास सुपर कंडक्टर्स होते हैं इनसे हम हाई मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर सकते हैं, यस, ठीक है, हाई मैग्नेटिक। और हाई मैग्नेटिक फील्ड जब ये खुद अपना जनरेट करते हैं तो अगर इनको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो अपने अंदर से ये मैग्नेटिक फील्ड गुजरनी भी नहीं देते, यस, माइसनर इफेक्ट, जिसकी वजह से इनको बहुत सारी डिवाइसेस में यूज किया जाता है, ठीक है। उस वक्त ये एज अ डायमैग्नेटिक, लेट्स सपोज कि ये इतना हाई मैग्नेटिक फील्ड का अपना है, बाय वाले मैग्नेटिक फील्ड में रखिए, उसके साथ इंटरेक्ट करें और उसको अपने अंदर से गुजरने नहीं देते। लेकिन एक और चीज यहाँ बड़ी जो है स्टांचिंग है वो ये है कि जितना हाई कंडक्टर हमारे पास होगा, लाइक जितना सुपर कंडक्टर होगा उसमें से इतना हाई करंट फ्लो करेगा, और जितना ज्यादा करंट होगा इतना वहां क्या ज्यादा जनरेट हो जाएगा फोन मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड की भी वैल्यू सुपर कंडक्टिविटी को कंट्रोल करती है। एक स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड तक कोई कंडक्टर सुपर कंडक्टर ले सकते हैं, उससे ज्यादा वो मैग्नेटिक फील्ड तो डोमेन की अरेंजमेंट चेंज हो जाती है और एक तरह से वहां
अगेन हाइंड्रेस इफेक्ट आ जाता है ऑपोजिशन, तो वो सुपर कंडक्टर किस में चेंज हो जाते हैं, सिंपल कंडक्टर। ठीक है, जैसे ये वाला रीजन कौन सा है, यहां से ऊपर वाला, यहां से इधर, यहां से इधर, यहां से, ये क्या है, कंडक्टर, सिंपल कंडक्टर। ठीक, और ये वाला रीजन कौन सा है, सुपर कंडक्टर। ठीक है, और अगर हम बात करेंगे जो हमारे पास सुपर कंडक्टर्स के अंदर जो ही करंट फ्लो करते हैं तो करंट मैक्सिमम फ्लो होता है, क्यों, क्योंकि रेजिस्टिविटी में। तो सुपर कंडक्टर्स में करंट मैक्सिमम होता है, करंट के मैक्सिमम होने की वजह से उनके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा वो भी क्या होगा, मैक्सिमम। क्यों, V is equal to mu naught n। बात समझ रहे हैं, या अगर वायर रॉड की फॉर्म में है तो डिवाइडेड बाय 2 पाई। ठीक है, तो जितना करंट ज्यादा है इतना मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा, और जितना मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा इतना फिर मसला बन जाता है सुपर कंडक्टर के, क्योंकि सुपर कंडक्टर एक स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, ये सुपर कंडक्टर होते हैं, उस वैल्यू को जो ही क्रॉस करेंगे तो वो सुपर कंडक्टर किस में चेंज हो जाएगा, सिंपल कंडक्टर। बात समझ गए ना, तो वो वैल्यू टेंपरेचर, एक तो आगे टेंपरेचर कंट्रोल करते हैं किसको, सुपर कंडक्टर। ठीक है, एक स्पेसिफिक टेंपरेचर पे जाकर कोई भी मटेरियल किस में चेंज होता है, सुपर कंडक्टर। और ये वाला टेंपरेचर क्या कहलाता है, क्रिटिकल फेज ट्रांजिशन टेंपरेचर और क्रिटिकल टेंपरेचर। ठीक है, जिस पे कोई भी मटेरियल सुपर कंडक्टिविटी कंडक्टर से सुपर कंडक्टर। और दूसरा कौन सा पैरामीटर है जो सुपर कंडक्टिविटी को कंट्रोल करता है, क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड। और ये मैग्नेटिक फील्ड की वो वैल्यू होती है जिस पे कोई भी मटेरियल, ये वो मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड होता है जिस की वैल्यू पे कोई भी मटेरियल सुपर कंडक्टर रहता है, और इससे अगर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इंक्रीज कर दी जाए तो वो सुपर कंडक्टर किस में चेंज हो जाएगा, सिंपल कंडक्टर। तो ये आगे क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और थर्ड वन क्रिटिकल करंट भी होता है, एक स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ करंट उसमें से फ्लो करे तब तक वो सुपर कंडक्टर है, तो उससे ज्यादा हो जाएगी करंट की तो वो अगेन किस में चेंज हो जाएगा, आम कंडक्टर। बात समझ गए, तो क्रिटिकल वैल्यू ऑफ करंट इट मींस सिर्फ टेंपरेचर ही सुपर कंडक्टिविटी को कंट्रोल नहीं करता, किसी भी मटेरियल की सुपर कंडक्टिविटी को एक्सप्लेन करने के लिए हम ये तीनों चीजें अकाउंट में लेते हैं। लाइक अगर मैं ग्राफ से शो करूं, सपोज करो कि मेरे पास एक मटेरियल है, मेरे पास क्या है, एक मटेरियल है और वो सुपर कंडक्टर, वो क्या है, सुपर कंडक्टर। मैं कहता हूं कि विद द इंक्रीज इन बी, बी की वैल्यू इंक्रीज करने से क्या होगा, उसकी कंडक्टिव एक सुपर कंडक्टिविटी मेंटेन रहेगी एक खास पॉइंट पर, और उस पॉइंट के बाद क्योंकि बी इंक्रीज होगा मैग्नेटाइजेशन इंक्रीज होगी, और लाइट इस पॉइंट पे पहुंचने के बाद ये आगे क्रिटिकल मैग्नेटिक, कि जो ही मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू खास पॉइंट पे पहुंचेगी तो वो कंडक्टर किस में चेंज हो जाएगा, वो सुपर कंडक्टर, सिंपल कंडक्टर। लेकिन अब ये भी दो तरह के कंडक्टर होते हैं, टाइप 1 सुपर कंडक्टर और टाइप 2 सुपर कंडक्टर। टाइप 1 सुपर कंडक्टर में ये होता है कि एक खास वैल्यू के बाद फौरन वो सिंपल कंडक्टर पे जाता है, लेकिन टाइप 2 कंडक्टर में ये होता है उसके बाद अगेन मैग्नेटाइजेशन डिक्रीज डिक्रीज डिक्रीज, और यहां जाके ये बी सी जो दूसरी वैल्यू आई इस पे वो सुपर कंडक्टर में चेंज होगा। इट मींस टाइप 2 जो सुपर कंडक्टर है दैट ज्यादा अच्छी, टाइप 2 दैट आर मोर एफिशिएंट देन टाइप 1 सुपर कंडक्टर। बात समझ, क्योंकि टाइप 2 सुपर कंडक्टर का जो क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड है जिस पे वो किस में चेंज होती, सिंपल कंडक्टर में, वो ज्यादा है एज कंपेयर टू टाइप 1 सुपर कंडक्टर। ठीक है, अब जो इनकी एप्लीकेशन है क्या, एक स्पेसिफिक जो मैग्नीट्यूड का हम मैग्नेटिक फील्ड इनसे बना सकते हैं। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड बनाने की वजह से इनको हम
डिफरेंट लेविटेशन पर्पसेस के लिए यूज कर सकते हैं। मोस्टली ट्रेन्स भी यूज करते हैं, हाई स्पीड ट्रेन्स के, ठीक है। क्यों? ताकि उनकी मतलब हम जो पटरी है वो इस तरह डिजाइन करती है कि वहां मैग्नेटिक फील्ड बने, करंट पास करती है, मैग्नेटिक फील्ड बनते हैं, और फिर जो ट्रेन होती है वो मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करती है, तो मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के अपोजिट अरेंजमेंट जिसमें होती है, अपोजिट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस की जाती है, और इतना हाई मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया जाता है कि जो मैक्सिमम लोड को भी उठा सकता है, ठीक। तो मैग्नेटिक फील्ड के आपस में इंटरेक्शन की वजह से दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो ट्रेन नीचे परमानेंट मतलब फुल ट्रेन के साथ ग्राउंड के साथ इन कांटेक्ट नहीं होती, ऑलमोस्ट उसके टायर हवा में होती है, और फ्रिक्शन या रेजिस्टिव इफेक्ट क्या हो जाता है? जीरो। तो स्पीड क्या हो जाती है? मैक्सिमम। मीन द फास्ट ट्रेन, जैसे अभी सऊदीया में या इस तरह कहीं इस तरह की कोई ट्रेन एक बनी है जिसकी स्पीड बहुत ज्यादा है, ठीक है, और ऐसा अच्छा। तो उसके बाद एमआरआई के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं, हाई मैग्नेटिक फील्ड को, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग के लिए, ठीक है, कि स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड हम जनरेट करते हैं, और वो मैग्नेटिक फील्ड इमेजिंग प्रोसेस के लिए यूज किया जाता है एमआरआई में, ठीक है, जो हॉस्पिटल्स में ये मशीन होती है, और सबसे ये जदीद मशीन है, ठीक है। लेकिन स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड हम सुपर कंडक्टर से ही जनरेट करते हैं। इसका दूसरा फायदा क्या है? दूसरा फायदा ये है कि सुपर कंडक्टर से जब हम मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं ना, तो फिर अगर हम बैटरी को हटा भी दें तब भी लॉन्ग टर्म के लिए उसमें करंट मौजूद है। ऑलमोस्ट अगर किसी कंडक्टर सुपर कंडक्टर की रेजिस्टिविटी 10 रेज़ पावर -23 में हो, तो 10 रेज़ पावर 5 इयर्स तक, ऑलमोस्ट 10 रेज़ पावर 5 इयर्स तक विदाउट बैटरी उसमें करंट रहेगा। इस तरह समझ लो ना कि ये मैंने बैटरी का पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल ये वायर से कनेक्ट किया, और इसमें क्या फ्लो करंट। अब मैं क्या करता हूँ, इस वायर को मैं क्लोज कर लेता हूँ, यहाँ से यहाँ एक वायर है, ये बन गई क्लोज वायर, क्लोज लूप, बैटरी को हटा दिया, तो अब जो करंट इसमें था वो यहाँ ही फ्लो करता रहेगा। अगर इसकी रेजिस्टिविटी इस रेंज में, तो 10 रेज़ पावर 5 इयर्स तक ये करंट यहाँ फ्लो करता रहेगा, ये खत्म नहीं होगा। मीन 1 लाख साल तक फ्लो करता रहेगा विदाउट बैटरी। क्यों? क्योंकि इसकी रेजिस्टिविटी ऑलमोस्ट जीरो। तो करंट को कौन कंज्यूम करे? कोई ऐसे लोड या ऐसा अपोजिशन इफेक्ट है ही नहीं जो एनर्जी को जाया करे, तो वो एनर्जी वहां ही करंट की फॉर्म में सर्कुलेट करती रहती है, और जब तक करंट फ्लो करता रहेगा तब तक मैग्नेटिक फील्ड बना रहेगा। तो एमआरआई में यही प्रयास होता है कि एक तरह से आप परमानेंट एक कॉइल को यूज कर सकते हो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने के लिए विदाउट बैटरी। एक बार उसमें करंट फ्लो करवा के बैटरी को हटा दो, क्लोज कॉइल बना के, अब वो इतने सालों तक उसमें करंट फ्लो करता रहेगा जब तक मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नीट्यूड आपने चेंज नहीं करनी, तब तक आपको ये प्रोसेस चेंज नहीं करना। हाँ, अगर मैग्नीट्यूड मैग्नेटिक फील्ड चेंज करनी पड़ गया तो फिर करंट चेंज करना पड़ेगा, फिर बैटरी को कनेक्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। इसी तरह जो फास्ट, क्योंकि इनकी रेजिस्टिविटी बहुत लो होती है, इसलिए हम फास्ट कंप्यूटर्स या जितनी भी हमारी डिवाइसेस हैं उनकी चिप्स में हम इनको यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो जो कंप्यूटर की चिप्स बनी होती हैं इनकी फास्ट परफॉर्मेंस के लिए हम ये यूज कर सकते हैं सुपर कंडक्टर। क्यों? क्योंकि इनके अंदर अपोजिशन इफेक्ट नहीं होता, ठीक है, बहुत कम होते हैं, एफिशिएंटली फुल एनर्जी हम यूज कर सकते हैं, तो हाई परफॉर्मेंस के लिए हम इनको यूज करते हैं। अब तो अभी जो हमारे पास चिप्स होती हैं उनके ऊपर आप अभी देखना कि सिल्वर किस तरह लाइनें लगी होती है, वो सर्किट्स को मिलाने के लिए करंट इनपुट उसके थ्रू फ्लो करवाती हैं, क्योंकि अभी तक हम सिल्वर को बाकी तमाम जो कंडक्टर्स हैं उनसे मिनिमम रेजिस्टेंस वाला मानते हैं, ठीक है, क्योंकि उसकी रेजिस्टेंस कम है तो वो एनर्जी को कम कंज्यूम करता है, इसलिए मुकम्मल जिसके सर्किट्स के अंदर सिल्वर यूज हुआ तो हम कहते हैं उस जो लैपटॉप है या कंप्यूटर उसकी परफॉर्मेंस फास्ट होती है, ठीक है। तो
इसी तरह अगर हम मैग्नेटिक सुपर कंडक्टर यूज कर लें तो मच फास्टर, ठीक है, मच फास्टर परफॉर्मेंस के लिए हम सुपर कंडक्टर्स को भी यूज करते हैं, ठीक है। तो बाकी ये 3 पैगाम और है, और होप्स हो के आने वाले टाइम में ये तमाम एप्लीकेशंस